मैं गुस्से से पागल होने को आ गया था, क्योंकि मम्मी की लापरवाही ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया था। मैं किसी को भी मुंह नहीं लगा रहा था। सब एक ही मैसेज कर रहे थे, निश्चित रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम मेरा दूसरे शहर जाना कितना नुकसानदेह था। मैं क्या बोलता, बस खामोशी से ट्रेन में बैठ गया। घर वाले स्टेशन छोड़ने आए थे, मगर मैंने किसी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सफर के दौरान भी मेरा मूड खराब था। मेरा बस चलता तो मैं कुछ कर बैठता, मगर सामने माँ थी, इसलिए गुस्से का घूंट पी गया। अभी हमारी ट्रेन को चले कुछ ही देर हुई थी कि ना जाने क्यों मुझे अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। हवा चलने के बावजूद भी मेरे माथे पर पसीने आ रहे थे। दिल धड़क धड़क कर जैसे पागल होने के करीब था। ये कैसा एहसास था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मम्मी अक्सर कहा करती थी, जब ऐसा एहसास महसूस हो तो याद रखना, यकीनन कुछ अनहोनी होने वाली होती है। मैं बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे क्या मालूम था, आज ऊपर वाला मेरी कोई दुआ सुनना ही नहीं चाहता। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, लोग उतर रहे थे, कुछ लोग चढ़ रहे थे। मैं बस खामोश मूरत बना बैठा था। एक पल के लिए दिल किया कि नीचे उतरकर कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लूं, मगर फिर सिर झटक दिया, कोई फायदा नहीं। दिल अजीब सा हो रहा था, अगर ऐसे में नीचे उतरता तो उलझन का शिकार हो जाता। अभी ट्रेन के चलने में कुछ ही देर बाकी थी कि अचानक ट्रेन के अंदर एक लड़की दाखिल हुई। मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। वो लड़की लाल रंग के कपड़ों में थी, सिर पर सफ़ेद चुन्नी उड़े हुए। मेरी आंखों में उलझन आई, ना जाने क्यों वो लड़की कुछ संदिग्ध सी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, जिन्हें वह बार बार अपनी चुन्नी से ढांक रही थी। एकदम वह मेरे डिब्बे की सीट की तरफ बढ़ी थी। मैं सीधा होकर बैठ गया था और उस लड़की को ही देख रहा था। अचानक ही वह मेरे करीब आई और मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ऊपर वाला आपकी बहुत मदद करेगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। कुछ लड़के मेरे पीछे लगे हुए हैं। बस आप थोड़ी देर के लिए यह नाटक कर लो कि मैं आपकी पत्नी हूँ। उस लड़की की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। वह एक बार फिर मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, क्या मुझे आप उनके चंगुल से बचा सकते हो? मैं ऊपर वाले से आपके लिए बहुत दुआ करूंगी। ऊपर वाला आपके लिए अच्छा करेगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा हो चुका था। वो लड़की मुझे देखते ही परेशान लगी थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक उसने मेरे पास आकर अपनी परेशानी बयान की थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप निश्चिंत हो जाओ, मुझसे जितना होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कौन है वे लड़के जो आपको परेशान कर रहे हैं। मुझे अपने आप पर यकीन था कि मैं इस लड़की की हिफाजत कर लूंगा। मैं रोजाना जिम जाता था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन गई थी। मैं उस लड़की को अपने बराबर में बैठने की इजाज़त दे चुका था। उस लड़की के कहने के बिल्कुल ठीक मुताबिक थोड़ी देर बाद ही 4 लड़के मेरे डिब्बे में घुस आए। वे लड़की की तरफ देखते हुए बोले, ओ छोरी, क्यों भाग रही है? चलना, तुझे खुश कर देंगे और पैसा भी देंगे। क्यों भाव खा रही है? उन लोगों की जुबान बहुत गंदी थी। मैं फौरन उनके सामने आया और चारों लड़कों की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, क्यों भाई साहब? घर में माँ और बहन नहीं है जो तुम मेरी बीवी को खुश करना चाहते हो? वे लोग हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, क्या वाकई ये तुम्हारी पत्नी है? मैंने बिना वक्त गंवाए फौरन सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई साहब, काम के सिलसिले में बाहर गई थी। हम तो अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि आप बैठो, हम चले जाते हैं। लेकिन यह औरतें सुनती कहाँ हैं। मैं घरेलू मर्दों की तरह बोलने लगा था, क्योंकि मैं उन लोगों पर बिल्कुल ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उन सब में एक होशियार था। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, झूठ से हमें सख्त नफरत है, और तुम्हारे चेहरे से ही मालूम हो रहा है कि तुम और ये लड़की झूठ बोल रहे हो।
फिर वह घूरते हुए बोला, अगर तुम दोनों पति पत्नी हो तो अभी हम चारों के सामने अपनी बीवी के होठों पर किस करो। अगर ये तुम्हें इजाजत देती है और तुम्हें ये करने में कोई मसला नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने इसे किस नहीं किया और ये तुम्हारी पत्नी नहीं हुई तो ये फिर हमारा शिकार है, और तुम अगर बीच में आए तो हम तुम्हारी टांगे धार से जुदा कर देंगे। तुम टिल्लू भाई को जानते भी हो, वो यहाँ के डॉन हैं और हम उनके आदमी हैं। जबकि यह सुनकर मैं अब अजीब हाल से गुजर रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। एक विनती थी कि मैं उसका साथ दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं पहले ही मंगनीशुदा था और जल्द शादी होने वाली थी। क्या मैं अपनी होने वाली बीवी को धोखा दे देता? हमारे परिवार में इस चीज को बहुत गलत समझा जाता था। मैं उस लड़की को देखते हुए इशारे में मना करने लगा, जबकि वह लड़की अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, हम ये सब अपने कमरे में करते हैं, ये हम दोनों का पर्सनल काम है, हम किसी के सामने नहीं कर सकते। अगर तुम चारों अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो हम दोनों पति पत्नी शोर मचा देंगे, फिर लोग तुम लोगों को सबक सिखाएंगे। जबकि वह चारों हंसने लगे और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि यह जनता हमें मारेगी? अगर एक बार टिल्लू भाई का नाम भी ले लिया ना तो यहाँ मौजूद हर शख्स कांपना शुरू कर देगा। तुम अभी हमारी ताकत से वाकिफ नहीं हो। वैसे ये टिल्लू भाई का नाम तो मैंने भी सुन रखा था। बहुत से लोग कहते थे टिल्लू भाई इंसान को खत्म करने में वक्त नहीं लगाते। मैं तो बेवजह ही इन सब झमेलों में फंस जाता, जबकि वह लड़की डर रही थी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, सुनिए जी, हम एक किस कर लेते हैं, वरना बात बढ़ जाएगी। उसकी आंखें मुसलसल मिन्नत कर रही थीं। एक पल के लिए मैंने सोचा, जब अंधे कुएं में छलांग लगा ही दी थी तो फिर इसमें भी क्या हर्ज था। पत्नी का दर्जा तो मैं उसे, एक अनजान लड़की को, दे ही चुका था, तो चलो एक किसी सही। ये सोचकर मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, उसकी गर्दन पर हाथ रखा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जबकि मैं बस उसका खूबसूरत चेहरा देख रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर ही आ जाएगा। मैंने अपने होंठ उसके होंठों के करीब कर लिए और आंखें बंद कर लीं। पहली बार मैं किसी लड़की के इतना करीब आया था। मुझे घबराहट हो रही थी, हद से ज्यादा। और फिर अचानक उसने आगे बढ़कर मेरे होंठों को एक लम्हे के लिए छुआ और तुरंत पीछे हट गई। लेकिन ये लम्हा, जैसे मैं हवा में उड़ रहा था। मेरा जिस्म कांप उठा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे अंदर कर्ज छोड़ दिया हो। लड़की धीरे धीरे पीछे हटने लगी और वे चारों लड़के जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगे। लेकिन ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने झट से उस लड़की को अपने करीब खींच लिया। बिना किसी परवाह के, बिना कुछ सोचे, बस उसके होंठों पर झुक गया। मुझे अब कुछ याद नहीं था, कहाँ खड़ा हूँ, ये लड़की कौन है। बस मैं उस पल में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे लिए यह मज़ा एक सज़ा बनने वाला था। वे लोग ये देखकर चले गए और जैसे ही वे गए, लड़की झटके से मुझसे दूर हुई। उसने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, फिर बिना कुछ कहे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। उस लड़की ने ना मेरा शुक्रिया किया और ना ही मुझे कोई इनाम दिया था। मैं अब अजीब सी शर्मिंदगी में गिरने लगा था। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। बार बार मेरा दिल और दिमाग एक ही बात की गर्दन कर रहे थे और मैं उलझन का शिकार था। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी मंगेतर रोहिणी का चेहरा आ रहा था। वह लड़की मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा मेरे नाम का दम भरती थी। कई बार मैं उसे झटक देता था, मुझे उससे कोई दिली लगाव नहीं था, मगर वो हर बार मेरे पास आती थी, मुझसे मिन्नत करती थी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक बिताना चाहता था। वक्त गुजरने लगा था और मैं अपनी जगह पहुंच गया था। अपना काम वगैरह निपटाकर मैं 2 दिन बाद जब घर आया तो घर में एक अलग ही कोहराम मचा हुआ था। मेरे होने वाले सरूर पापा के सामने गुस्से से मुंह फुलाकर बैठे थे
मम्मी भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैंने कंधे उचकाए, मैंने बुलंद आवाज में सबको नमस्ते किया और अंदर की तरफ बढ़ गया। रोहित, इधर आओ। पापा की आवाज गूंज उठी, जिसमें गुस्से की झलक साफ थी। एक पल के लिए मैं घबरा गया। वही लम्हा मेरी आंखों के सामने आ गया जब मैंने उस अनजान लड़की को किस किया था। 2 दिन से यही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने पलटकर पापा को देखा तो वह गुस्से से बोले, कहाँ से आ रहे हो और क्या करके आ रहे हो? सब तुम्हारे बारे में खबर आ गई है। तुम्हें शर्म नहीं आई एक अनजान लड़की को चूमते हुए? उन्होंने बिना सोचे समझे सबके सामने यह बात कह दी। हम कोई मॉडर्न घराने से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मैंने पापा की तरफ देखा और बोलने ही वाला था, पापा मेरी बात सुनिए, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ। मगर मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरे होने वाले ससुर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और गरजकर बोले, तुम क्या समझते हो? झूठी कहानी सुनाओगे और हम यकीन कर लेंगे? तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया रोहित। अब तुम्हारी शादी हमारी बेटी रोहिणी से नहीं हो सकती। हम एक ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते जो दूसरी लड़कियों को चूमता हो। हम शरीफ घराने से ताल्लुक रखते हैं। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनके मुंह पर यह कह दूं, मुझे भी आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मगर सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से खामोश था। उन्होंने अचानक अंगूठी जो उनके हाथ में थी पापा की तरफ बढ़ाई और उन्हें देखते हुए बोले, माफ करना भाई साहब, लेकिन हम इस लड़के से अपनी लड़की नहीं ब्याह सकते। ये कहते ही उन्होंने हाथ जोड़े और हमारे घर से चले गए। मैं ये सब कुछ हैरान निगाहों से देख रहा था। इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि रिश्ता तो बचपन से तय था। फिर यह सब तमाशा क्यों? मेरा बाप मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, सुकून मिल गया होगा अब तुम्हें। जाओ, जो मर्जी है करते रहो। अब हम तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं ढूंढेंगे। जिस मर्जी की तुम्हें शादी करनी है कर लो। पूरी बिरादरी में हमारा नाम खराब करवा दिया। दफा हो जाओ रोहित। ये कहते ही वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जबकि ना जाने क्यों मुझे दिल ही दिल में खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं रोहिणी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हमेशा ही मुझे उस लड़की से अजीब सी चिढ़ रहती थी। ऐसी बात नहीं थी कि वह देखने में बुरी थी, लेकिन उसका चिपकना, बात बात पर रोना, हक जताना, इन सब चीजों से मुझे सख्त नफरत थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह भी आंसू भरी निगाहों से कभी पापा के कमरे की तरफ देख रही थी तो कभी मेरी तरफ। मैं खुद ही उनकी ओर बढ़ा, उन्हें खुशी से गले लगाते हुए बोला, इतना ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और जिस लड़की को मैंने किस किया था वह आपकी बहू भी नहीं है। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि मैं एक मुसीबत में फंस गया था। अगर मैं उस लड़की को किस नहीं करता तो टिल्लू भाई नामी शख्स मुझे कच्चा चबा जाता। अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा था, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग बात सुने तो मैं समझाऊं। खैर मम्मी, मुझे भूख लगी है, खाना लगाए। जिससे सफाई देनी थी मैंने दे दी थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वक्त गुजरने लगा। मम्मी ने चाचा और पापा दोनों को सब कुछ बता दिया था और उन दोनों की अक्ल भी ठिकाने आ गई थी। लेकिन मैं अब मुकर गया था। मैंने साफ कह दिया, मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकता जहां जमाई की इतनी भी इज्जत न हो कि उसकी बात सुनी तक न जाए। मेरे चाचा ने मेरे आगे हाथ तक जोड़ दिए थे, लेकिन मैं हमेशा से जिद्दी रहा हूँ। उनका हाथ जोड़ना भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। वक्त गुजरता जा रहा था। चाचा रोज बाबा से रिश्ते की बात करते थे, लेकिन मैं बिल्कुल इनकार कर चुका था। मैं मर जाऊंगा लेकिन अब शादी नहीं करूंगा। मुझे अफसोस इस बात का था कि न मेरी बात सुनी गई, न मुझे कोई मौका दिया गया। बस फैसला सुना दिया गया। अगर आज वो ये कर सकते थे तो बाद में इससे भी ज्यादा कर सकते थे। इसलिए मैंने अभी ही मामला खत्म कर दिया। वक्त गुजरता गया। रिश्ता टूटने के बाद चाचा ने भी रोहिणी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था।
तकरीबन 6 महीने बाद उसकी शादी भी कर दी गई और मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था। मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। वाकई अगर आपकी नापसंद लड़की की शादी हो जाए तो आपको खुशी होती है ना? यही हाल मेरा था। लेकिन जब मैं पार्टी करके वापस आ रहा था तो अचानक मेरी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर गई। वो बहुत रो रही थी। मैं हैरान था। मेरे दोस्त अपने घर चले गए थे और मैं कुछ सोचकर उस लड़की की तरफ बढ़ा। मुझे लगा शायद ये परेशानी में है। लेकिन जब मैं करीब गया और मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा पूरा वजूद सुन्न हो गया, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ट्रेन वाली वही लड़की थी जिसको मैंने किस किया था। मैं हैरान होकर बोला, अरे तुम। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि वह मुझे देखते ही रोने लगी। मैं उसके करीब हो गया। मेरा दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा था। उस लड़की को अपने सामने देखकर मैं बहकने लगा था। वह मेरी तरफ देखते हुए परेशान लहजे में बोली, घर पर मेरी मम्मी बीमार हैं। मुझे दवाई लेने जाना है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं आ रही। मैं क्या करूं? मैं इस वक्त बाइक पर था। मैंने कुछ सोचकर उसे लिफ्ट दे दी और वह भी फौरन मेरे पीछे बैठ गई। शायद वह वाकई बहुत परेशान थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरा खुद का हाल, माथे पर पसीने की बूंदें, दिल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े जा रहा था। वो लड़की बस एक ही बात बोल रही थी, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उनके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान क्यों होती हो? ऊपर वाला बेहतर करेगा। तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम श्रद्धा है। प्लीज आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। ये नाम सुनकर मेरा दिल अजीब तरह से धड़क उठा। मैं फौरन गाड़ी एक मेडिकल स्टोर पर ले गया। उसने जल्दी जल्दी दवाई खरीदी और मेरे ही साथ घर आई। उसका घर छोटा सा था। एक कमरे में बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी। श्रद्धा ने जल्दी जल्दी अपनी माँ को दवाई दी। उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। फिर उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मेरा दिमाग झटके से ठहर गया। मेरे सामने उस दिन की वीडियो चलने लगी जो उन लड़कों ने बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी, जो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। श्रद्धा बात बनाकर अपनी माँ को भटकाना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी माँ फौरन बोली, अरे तुम तो वही लड़के हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये वही है। एक पल के लिए मुझे भी डर लग गया, लेकिन उनकी माँ मेरी तरफ देखते हुए मेहरबान लहजे में बोली, अगर तुम उस दिन मेरी बेटी की मदद नहीं करते और इसको अपनी पत्नी नहीं बुलाते तो वह टिल्लू भाई मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और मैं उस औरत के पास बैठते हुए बोला, यह मेरा फर्ज है। एक सच्चे नागरिक का फर्ज होता है कि वो अपने साथ मौजूद महिलाओं की हिफाजत करे। मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वह बूढ़ी औरत मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वक्त गुजर रहा था और अब मैं रोज उनके घर जाता था। उस औरत के साथ बैठता था। ना जाने क्यों मुझे श्रद्धा अच्छी लगने लगी थी। वह बेवजह ना चिपकती थी और ना ही ज्यादा बात करती थी। हमेशा नजरें झुकाकर और इज्जत से बात करती थी। उसने मुझे रोहित बोलना शुरू कर दिया था और यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज रविवार था। मेरा इरादा पार्टी करने का था, लेकिन मेरी एक रूटीन थी। मैं रात के वक्त श्रद्धा के घर जाता था, उसे मिलता था, उसकी माँ के साथ बैठकर बातें करता था। यही मेरी आदत बन गई थी। मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और श्रद्धा के घर की तरफ चल दिया। मैं घर में दाखिल हुआ तो वह परेशानी से तड़प रही थी। मुझे देखते ही फौरन मेरे करीब आई और मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वह तुम्हें कब से याद कर रही हैं। जल्दी आओ। ये कहते ही वह मुझे अंदर ले आई, जबकि उसकी मम्मी मुझे देखते ही फौरन बोली, आ गया मेरा बेटा, इधर आओ।
उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैं उनके पास बैठ गया तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी बेटी से शादी कर ले। मैं तुझसे ज़्यादा घुमा फिराकर बात नहीं कहूँगी। साफ कहती हूँ, मेरी बेटी को अपना ले। ये सुनकर मुझे झटका लगा था। वह क्या बोल रही थीं? उन्होंने कोई बात नहीं घुमाई थी, सीधे मुद्दे पर आ गई थीं। जबकि श्रद्धा ऐसी हो गई थी जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। वह अपनी माँ के करीब आई और शर्मिंदगी से बोली, मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? रोहित जी हमारे मेहमान हैं, खामोश हो जाइए। लेकिन उसकी माँ ने श्रद्धा की तरफ देखा ही नहीं। वह मुझसे एक बार फिर मिन्नत करने लगी। उनकी सांसें चढ़ रही थीं। मैं समझ गया था, उनका वक्त बहुत करीब आ गया है और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मुझ पर फर्ज था। मैंने फौरन ही श्रद्धा से बात की थी और उसे समझाया था कि तुम्हारी माँ की हालत ऐसी नहीं है कि उनकी कोई बात मना की जाए। जिस तरह हमने उस दिन ट्रेन में पति पत्नी बनने का नाटक किया था, वैसे ही अब भी कर लेंगे। और जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, तब अलग हो जाएंगे। मेरी शर्त पर वह मान गई थी। फौरन ही पंडित जी का बंदोबस्त किया गया और मेरी और श्रद्धा की शादी उसकी मम्मी के सामने हुई। लेकिन चंद पलों में ही पूरी कायनात पलट गई। शादी होते ही उसकी मम्मी की आंखें चढ़ गईं और वह इस दुनिया से चली गईं। ये लम्हा श्रद्धा के लिए बहुत मुश्किल था। मैंने उसे किसी तरह संभाला, अपनी फैमिली में भी सबको सच बता दिया, यहाँ तक कि यह भी कबूल कर लिया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। श्रद्धा अकेली हो गई थी और मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस दुनिया में कुछ ही लोग अच्छे होते हैं, बाकी सब सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। मैंने श्रद्धा को अपने घर ले आया। हम दोनों के बीच बहुत फासला था। मैं सोफे पर सोता था और वह बिस्तर पर। लेकिन कहते हैं ना, जब आप रोज किसी के साथ रहते हैं तो जज्बात खुद ब खुद पनपने लगते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने हक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और श्रद्धा ने भी अपने कदम पीछे नहीं लिए। उसे एक परिवार, रहने के लिए छत और पति का नाम मिल गया और वो इसी में खुश थी। जब मैं उसके साथ रहने लगा तो मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत मुश्किलों से गुजरी है। बचपन से ही वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेली थी। नौकरी करके उनकी दवाइयों का खर्च निकालती थी। उसके बचपन में ही पिता का साया उठ गया था और फिर उस दिन जब वह काम से लौट रही थी तो गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। तभी उसने मेरा सहारा लिया था और फिर हमें क्या पता था कि यह सहारा सारी जिंदगी का बन जाएगा। आज मैं श्रद्धा के साथ एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में नेहा जैसी लड़की आई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।